Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class of company law for student of BCom program semester 3. In this subject, we have already completed 4 units and we have started with unit 5. 4 unit हम इसमें complete कर चुके हैं और ये हमने 5th unit start की हुई है dividends, audit and winding up. पिछली क्लास में जो मैंने कराया था, मैंने ऑडिट कराया था कि कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं या ऑडिटर कौन होता है, ऑडिट से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो वेटेज दोबारा बता रही हूँ। 5 यूनिट में आपका पूरा कंपनी लॉ डिवाइड किया हुआ है और हर यूनिट की इक्वल वेटेज है। तो 75 मार्क्स पेपर में ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और अगर 100 मार्क्स का पेपर आता है तो इसमें से 20 नंबर का पेपर आएगा। इसका मैं आपको जो कंटेंट है इस यूनिट में जो हमें सिलेबस कवर करना है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें हमें करना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये हम आज करेंगे। डिविडेंड वाला टॉपिक आज कवर करना है हमें। कंपनी ऑडिट, प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिट, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिट वाला हमने पिछली क्लास में सारा कवर किया था। फिर है कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, जिसमें लिक्विडेटर, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, स्पेशल कोड्स, रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ये वाला टॉपिक हमारा लेफ्ट ओवर है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बुक आपको इसके लिए रेकमेंड करनी है, दोबारा बता रही हूँ, अनिल कुमार सर की कॉर्पोरेट लॉ, रीना चड्डा एस चड्डा की कंपनी लॉ और एनडी कपूर भारत भूषण, ये एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। इन तीनों में से आप कोई भी बुक ले सकते हो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, जिसकी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कि जो आपको लगता है आप इजीली कर सकते हो। तीनों में से कोई भी आप ले लो और ये सारे सिलेबस कवर कर रही है आपका। फाइन, तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं डिविडेंड प्रोविजंस। ऑडिट हमने पिछली क्लास में किया था, डिविडेंड वाला टॉपिक आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड होता क्या है? तो ये डिविडेंड वही है जो आपने अभी तक अकाउंट्स में आप पूरा पढ़ के आए हो डिविडेंड के बारे में। तो वही है कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, कि जिस साल कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उसको जो भी एप्रोप्रिएशंस करनी होती है, वो सब करने के बाद जो प्रॉफिट वो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करता है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन, इसका मीनिंग पढ़ेंगे हम। Dividend refers to that portion of the profit of a company which is allocated to the members of the company by a formal declaration in the annual general meeting of the company. तो ये कंपनी का वो प्रॉफिट है जो ये अपने मेंबर्स को देता है और जिसको फॉर्मली डिक्लेयर किया जाता है कि कंपनी इस साल डिविडेंड दे रही है। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड की बात करें तो सब कुछ देने के बाद, सब कुछ का क्या मतलब है कि अगर डिबेंचर्स हैं तो उन पे इंटरेस्ट पे करना है, कोई लोन है उस पे इंटरेस्ट पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो पहले उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर कुछ भी लेफ्ट ओवर प्रॉफिट्स होते हैं, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट है, तो फिर कंपनी अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो उनके मेंबर्स जिनको हम कहते हैं, उनको डिविडेंड एलोकेट करती है, जिसके लिए प्रॉपर जो है डिक्लेरेशन की जाती है। जो इनकी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें ये जो है पास कराया जाता है कि कंपनी इस साल कितना डिविडेंड अपने मेंबर्स को देगी। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द रिटर्न ऑन शेयर्स हेल्ड बाय अ मेंबर। तो मेंबर को हम शेयर होल्डर को ही हमेशा मेंबर बोलते हैं। तो उनको जो रिटर्न होता है, रिटर्न जो मिलता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ओनली। उनको और कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उनको जो मिलता है वो डिविडेंड ही मिलता है। According to section 2 subsection 35, dividend includes interim dividend also. तो जनरली जो हम डिविडेंड बात करते हैं वो हमारा प्रपोज डिविडेंड हमारा होता है, या एनुअल डिविडेंड जो उनको फाइनल डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड वो जो पे करती है वो हमारा होता है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है? कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर वहां पर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, फाइनल डिविडेंड, ये एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। एजीएम साल में एक बार होती है, हमने बात की थी एजीएम, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था कि कंपनी को हर साल एजीएम कंडक्ट करना मैंडेटरी है, और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म होने के बाद वो फिर एजीएम कंडक्ट करती है। क्योंकि एजीएम में वो भी उनका एक मुद्दा होता है जो उनको डिस्कस करना होता है कि इस साल उनकी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो उसी में ही डिविडेंड के ऊपर भी डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड पास कराया जाता है कि कंपनी इस साल डिविडेंड देगी। बट अगर एजीएम से पहले ही कंपनी डिविडेंड देना चाहती है अपने मेंबर्स को, तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है। तो उसके लिए ईजीएम कॉल की जाती है पहले, उसमें फिर डिविडेंड पास करा के और फिर ये इंटरिम डिविडेंड मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Interim dividend is the dividend declared by the board of directors between two annual general meetings of the company। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि interim dividend को board of directors declare करते हैं और ये 2 annual general meeting के बीच में कभी भी अगर वो देते हैं तो उसको interim dividend कहते हैं। Dividend implies final dividend declared at the general meeting of the company। तो dividend किसको यूज किया गया है? Final dividend के लिए। नाउ दी सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ से पे करते हैं? जो हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि उसके लिए फंड चाहिए, तो वो फंड जो है वो कहाँ से लिया जाता है? कंपनी के पास अलग अलग लाइक चीजें होती हैं कि उनके पास रिजर्व्स होते हैं या उनके पास रिजर्व्स में भी बहुत टाइप के होते हैं। हमारा जनरल रिजर्व होता है जिसको हम फ्री रिजर्व कहते हैं कि किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक हमारे दूसरे टाइप के रिजर्व होते हैं कि लाइक कि कंपनी बोनस इशू करना चाहती है तो वो फिर एक रिजर्व क्रिएट कर देती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, P&L अकाउंट या और भी उनके पास कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो वो हमारे कंपनी के पास अवेलेबल फंड्स होते हैं, बट वो सारे फंड्स डिविडेंड के लिए यूज नहीं होते। तो हम कौन कौन से सोर्सेज हैं डिविडेंड के लिए वो देखिए। द डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड और पेड आउट ऑफ current year's profit of the company after providing for depreciation as per Schedule 2 of the Companies Act 2013। तो पहला सोर्स क्या बताया? करंट ईयर का प्रॉफिट। इस साल जो आपका नेट प्रॉफिट जो भी आता है कंपनी का, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट होता है उसमें उसको हम डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इन जनरल बात करें तो P&L अकाउंट, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा इस साल का या पिछले साल का वो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में P&L अकाउंट में हमारा शो करता है। ये सबको पता है क्योंकि सबने ये अकाउंट्स सब करके आए हैं, है ना। तो P&L अकाउंट यूज करते हैं प्रोवाइडेड वो प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, उसमें उसको हम डिविडेंड पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ बोथ और money provided by the central or state government for the payment of dividends in pursuance of the guarantee given by that government। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा अगर किसी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड मिला है, उन्होंने पैसा दिया है कि आप यहाँ पर अपनी मेंबर्स को डिविडेंड पे करिए, कि उसमें सरकार गारंटी देती है, तो उस केस में वो जो फंड वहां पे रिसीव हुआ, वो जो मनी रिसीव हुई, वो भी डिविडेंड पे करने के लिए ही यूज की जाएगी, क्योंकि वो स्पेसिफिकली मिली ही उसी लिए कि आप ये डिविडेंड पे करें, इसी वजह से उन्होंने दिए। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व। अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर transfer such percentage of its profits for that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company। तो अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स है कि वो अगर वो कंपनी ने सोचा है कि उसको डिविडेंड पे करना है, तो डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले उसको वो जो फंड है जितना वो एज डिविडेंड पे करना चाहते हैं, जितना उनको अप्रोप्रिएट लगता है, तो उतना फंड उनको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होता है। Declaration of dividend out of reserve। तो no dividend shall be declared or paid by a company from its reserve other than free reserve। तो free reserve किसको बोलते हैं? जनरल रिजर्व को। तो कंपनी कभी भी जनरल रिजर्व के अलावा और कोई भी रिजर्व डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकती। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है, जिसमें पैसा ट्रांसफर किया जाता है जो डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है, तो वो स्पेसिफिकली क्रिएटेड है डिबेंचर्स होल्डर के लिए। इसी तरह अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमें रिडीम करने हैं तो उसके लिए भी एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो वो जो रिजर्व है वो फ्री रिजर्व नहीं है, दे हैव क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस।
ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से वो डिक्लेयर कर सकती है, उसके अलावा कोई भी रिजर्व वो यूज नहीं कर सकती। As per the company's rules 2014, in the event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of free reserves subject to the fulfillment of the following condition. तो कंपनीज रूल 2014 है, वो है पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसके रिगार्डिंग कंपनीज रूल्स दिया हुआ है कुछ। तो उन्होंने क्या क्या कहा है कि अगर किसी साल में कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं ज्यादा, वहां पर इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो सारे मेंबर्स को डिविडेंड पे कर पाए, तो और अगर वो डिविडेंड देना चाहते हैं तो उस केस में वो फ्री रिजर्व्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरल क्या है, जो ऊपर हमने पढ़ा है सोर्स की P&L अकाउंट में से देते हैं, करंट ईयर का प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर के जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। बट इन केस अगर उनके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है और वो डिविडेंड देना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री रिजर्व्स भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है जो उन्हें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो फ्री रिजर्व यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो क्या कंडीशन है? The rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in the 3 years immediately preceding that year. तो ये जिस रेट का क्या मतलब कि कितना परसेंट, जैसे वो बोलते हैं कि हम 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं या हम 8% का डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो जो डिविडेंड रेट डिक्लेयर किया जाएगा तो वो पिछले 3 सालों में जो भी उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसकी एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि सपोज पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड 7% निकल के आ रहा है, तो अगर वो फ्री रिजर्व में से डिविडेंड देंगे तो उनका डिविडेंड 7% से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है बट उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसमें आगे क्या है, दिस वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऑब्वियसली कि अगर कंपनी ने पिछले ये वाला रूल किसके ऊपर अप्लाई नहीं है, जिन्होंने पिछले 3 सालों से डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो क्योंकि उनके पास कोई एवरेज निकल के ही नहीं आएगा, उनका एवरेज तो 0 है क्योंकि डिविडेंड ही उन्होंने नहीं दिया, तो वहां पर मिनिमम डिविडेंड रेट नहीं निकल के आएगा या मैक्सिमम डिविडेंड रेट नहीं निकल के आएगा। तो वो इस साल जो देंगे वही डिविडेंड अपने हिसाब से वो पे आउट करेंगे, उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इस डिविडेंड के हिसाब से पे करोगे, क्योंकि पिछले 3 साल में कोई डिविडेंड पे ही नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला क्या है कंडीशन कि अगर फ्री रिजर्व में से पे करना है, तो अगर कंपनी ने पिछले 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो करंट ईयर का डिविडेंड रेट पिछले 3 साल के एवरेज डिविडेंड रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या है, the total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 1/10 of the sum of its paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement. तो ऊपर तो रेट की बात की गई थी, अब टोटल अमाउंट की, डिविडेंड का टोटल अमाउंट जो है कि हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट ऑडिट होने के बाद जो बैलेंस शीट आई है उसमें पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो टोटल अमाउंट है उसके 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन कि जो डिविडेंड के लिए अमाउंट निकाला जा रहा है वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 1/10 से ज्यादा नहीं होगा। The amount so drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared. तो जो भी अमाउंट उन्होंने ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ये जो निकाला है इसमें से पहले लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आप डिविडेंड पे ऑफ नहीं कर सकते, कंपनी सीधा डिविडेंड पे ऑफ नहीं करती, उसमें उसको पहले जो भी उनके लॉसेस थे फाइनेंशियल ईयर में कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले उससे रिलेटेड जो भी उनके लॉसेस रहे हैं पहले वो सारे लॉसेस सेट ऑफ किए जाएंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को वो एज डिविडेंड पे ऑफ कर देंगे। The balance of reserves after such withdrawal shall not fall below 15% of its paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement. तो जो भी रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उनकी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका कम से कम 15% अमाउंट जो है फ्री रिजर्व में लेफ्ट ओवर होना चाहिए।
इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो कंपनी विड्रॉ नहीं कर सकती, सिर्फ उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकती है जो 15% पेड अप शेयर कैपिटल से एक्सीड कर रहा हो, दैट्स इट। फिर है नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन not provided in previous year or years are set off against profit of the company for the current year। तो ये क्या कहा है कि अगर किसी कंपनी के पुराने कुछ लॉसेस चल रहे हैं या डेप्रिसिएशन चल रहे हैं, कि उनके पास सपोज कंपनी को पिछले सालों लॉस हो रहा था, तो उसके जो लॉस डेप्रिसिएशन थे वो एक्यूमुलेट हो गए क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है। तो उस केस में जब तक वो उनको सेट ऑफ नहीं करेगी जब तक करंट ईयर के प्रॉफिट से या उनको जब तक सेट ऑफ नहीं करती है तब तक कंपनी कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। डिविडेंड डिक्लेयर कब किया जाता है? जब कंपनी के पास कुछ ड्यूज नहीं होते हैं, सारे ड्यूज क्लियर करने के बाद अगर उसके पास कुछ लेफ्ट ओवर प्रॉफिट होता है तो उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है। बट अगर ऑलरेडी उसके कुछ ड्यूज चल रहे हैं, कुछ लॉस चल रहे हैं जो उसने सेट ऑफ नहीं किए, तो पहले उनको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद डिविडेंड पे किया जाएगा। तो दीज आर दी फ्यू कंडीशन, ये सेटिस्फाई होंगी जब ये फ्री रिजर्व यूज हो सकता है, अदरवाइज फ्री रिजर्व यूज नहीं हो सकता डिविडेंड पे करने के लिए। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। तो द डायरेक्टर्स हैव द पावर टू रिकमेंड द डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड देना है इस साल या नहीं देना है, ये जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू करके अपने पुराने ड्यूज या उनका जो भी लेफ्ट ओवर था उसको सब कैलकुलेशन करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर ये बोलेंगे कि हम इस साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहते हैं। It is at the sole discretion of the directors to recommend or not to recommend the dividend। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर से डिसाइड करते हैं और किसी के पावर में नहीं है कि वो डिक्लेयर कर दे कि हमें डिविडेंड देना है, क्योंकि मेन पावर सारी डायरेक्टर्स के पास है। की मैनेजरियल पर्सन और भी होते हैं बट उनके पास ये वाली पावर नहीं होती कि वो मेंबर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेयर करना होता है। The members in the annual general meeting cannot increase the rate of dividend recommended by the board of director. They can either approve the same rate or lower it. तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, कि सपोज हमें 5% हमें डिविडेंड पे ऑफ करना है, तो जो भी मेंबर्स, क्योंकि इसके लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है, एजीएम में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि इस साल इतना डिविडेंड दिया जाएगा, तो जो मेंबर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं रिजोल्यूशन पास करने के, वो इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज इन द सेंस कि वो इसको बढ़ा नहीं सकते हैं कि आप 5% नहीं आप 7% हमें डिविडेंड दो, तो वो उसको बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं कि इतना लेफ्ट ओवर होना चाहिए, कम से कम उसका 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देयर आर वेरियस कंडीशन। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इन सब चीजों को गो थ्रू करके, इन कंडीशंस का ध्यान रखे, फिर वो कुछ रेट ऑफ डिविडेंड वहां पर अनाउंस करते हैं। तो इसीलिए जो भी मेंबर्स होते हैं वो उस रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हो सकता है कंडीशन उनकी जो है मिसमैच हो जाए। वो उसको घटा तो सकते हैं पर बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो रेट होता है वो उसको या तो अकॉर्डिंगली पास कर देंगे या उसको कम कर सकते हैं, बस। तो वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। Now, declaration of final dividend at the annual general meeting. The dividend is usually declared at the annual general meeting. ये पता है आप लोगों को, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि AGM में dividend को declare करते हैं। A company which could not declare dividend at an annual general meeting may declare the same at a subsequent general meeting. तो अगर कोई कंपनी जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, कि देयर आर वेरियस रीजन कि उस टाइम उनको फंड्स उनके पास नहीं है, या फिर उन्होंने वो जो कैलकुलेशन है कि कितना डिविडेंड वो डिक्लेयर कर सकते हैं, कितना % डिक्लेयर कर सकते हैं, वो सब उनकी अभी पूरी नहीं हुई है, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर किसी कारण से कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, तो उस केस में वो जो भी आगे नेक्स्ट जनरल मीटिंग उनकी कंडक्ट होगी उसमें वो उसको डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, वो नेक्स्ट उनकी एनुअल जनरल भी हो सकती है, या फिर इन बिटवीन कई बार कोई मीटिंग कंडक्ट की जाती है, तो उस मीटिंग में भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि अगले साल ही होगा, बीच में साल के बीच में भी कोई मीटिंग रखी जाएगी तो उसमें भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं।
Where a company has declared a dividend at the annual general meeting, it cannot declare the final dividend again at an extraordinary general meeting. Thus, final dividend cannot be paid twice in the same year. तो अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, तो अगर कोई ईजीएम कंडक्ट की जा रही है, ईजीएम आपको बताया था कि ईजीएम कब कंडक्ट की जाती है, अगर इन बिटवीन द ईयर कुछ इमरजेंसी है या कुछ रिक्वायरमेंट है तो उनको अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड ईजीएम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो ईजीएम में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड देती है, बार बार डिविडेंड पे नहीं किया जाता। ठीक है। नाउ डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। तो इसमें यही है कि अगर कंपनी का फाइनल हो जाता है कि उसको कितना डिविडेंड पे ऑफ करना है, तो उसको उतना अमाउंट जो है, जो भी शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो हमारे हम नॉर्मल बैंक हमारे जो होते हैं कि लाइक ये SBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, दीज आर ऑल शेड्यूल्ड बैंक, इनको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो डिविडेंड पे करने के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाता है जिसमें जो भी टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है उतना अमाउंट उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो द डिविडेंड डिक्लेयर्ड मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट within 5 days of its declaration and the same shall be used for payment of dividend. तो जिस डेट पर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, तो वो AGM ही होगी, तो जिस डेट पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन से 5 दिन के अंदर अंदर उनको वो वाला अमाउंट जितना वो डिविडेंड पे करेंगे वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उनको डिपॉजिट करना होता है और फिर वहीं से वो सारी डिविडेंड की पेमेंट होती है। फिर कंपनी के बैंक अकाउंट से वहां से पेमेंट नहीं होगी, उसी बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट से ही सारा डिविडेंड पे ऑफ किया जाएगा। डिविडेंड टू बी पेड बाय चेक और वारंट। तो डिविडेंड पे करने का तरीका क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको या तो चेक दे दिया जाता है या फिर वारंट दे दिया जाता है। Dividend shall be paid only in cash except when adjusted towards paying up unpaid amount on shares held by the members of the company. तो डिविडेंड जो है वो कैश में ही पे किया जाता है, बट कुछ एक्सेप्शन है कि अगर वो उनका सपोज कोई शेयर होल्डर्स थे जिनके कुछ अनपेड अमाउंट चल रहे थे कि उन्होंने कंपनी ने 2 रुपीज पर शेयर कॉल किया हुआ था और उसने मेंबर ने वो पे नहीं किया, तो उस केस में कंपनी जो है जो भी उसका अनपेड अमाउंट होता है उसमें से डिविडेंड उसको डिविडेंड से एडजस्ट कर देती है। दूसरा है द डिविडेंड पेबल इन कैश मे बी पेड ईदर बाय चेक और वारंट। तो वो जो कैश में डिविडेंड पेबल है तो या तो उसको वो चेक दे देती है या फिर वो वारंट दे देती है या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड की ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया उसके सीधा बैंक अकाउंट में टू द शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो या तो उन मेंबर्स को चेक पे दे दिया जाता है या उनको वारंट दे दिया जाता है, तो वो बैंक में जाके वो वारंट दिखाते हैं और अपना कैश उसको ले आते हैं बैंक से जाके, या फिर सीधा सीधा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर नेट बैंकिंग जिसको हम कहते हैं कि उसके थ्रू सादा सीधा शेयर होल्डर के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कोई भी यूज किया जा सकता है डिविडेंड पे करने के लिए। Dividend to be paid only to the registered shareholders and beneficial owners. तो डिविडेंड जो पे किया जाएगा जो भी उनके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पे किया जाता है, क्योंकि उन्हीं को वो जानते हैं, उनकी जगह किसी और को वो पे नहीं करते हैं। और जो डिविडेंड पे किया जाता है वो प्रोपोर्शनेटली पे किया जाता है कि जिस मेंबर के जितने शेयर हैं उसको अकॉर्डिंगली वहां पर डिविडेंड पे किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 मेंबर है तो 100 के 100 मेंबर को इक्वल डिविडेंड पे करेंगे कि सबको 10,000 रुपए डिविडेंड मिलेगा, नहीं, उनको जितने शेयर उनके पास हैं उस शेयर के बेसिस पर ही जो है डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। तो वो सिर्फ ओरिजिनल जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, उन्हीं को दिया जाता है, या फिर अगर वो किसी को डायरेक्ट कर देता है कि मेरी जगह ये आएगा डिविडेंड लेने, तो उसको पे कर देते हैं। तो उसमें उसके पास कुछ राइटिंग में होना चाहिए जो प्रॉपर साइंड डॉक्यूमेंट लेके वो आएगा तो उसको दे दिया जाता है, नहीं तो वो अपना बैंक बता देता है जो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो वो उसमें सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
डिविडेंड शेल बी पेड इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट्स पेड अप ऑन ईच शेयर। तो जितने शेयर पे जितना अमाउंट उसका पेड अप है तो उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पे डिविडेंड पे कर देते हैं। फिर है टाइम फ्रेमवर्क फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो कितने टाइम में डिविडेंड पे ऑफ करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो डिविडेंड को देते ही रहेंगे, एक लिमिटेड टाइम हो जिसके अंदर अंदर वो सबको डिविडेंड पे ऑफ करेंगे। तो अ डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड एट द जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स becomes a debt against the company। तो जैसे ही जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो कंपनी के लिए एक उधार हो जाएगा कि उसके ऊपर एक डेट चढ़ा हुआ है जिसको उतारना है, एंड मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। तो इसलिए 30 दिन के अंदर जिस डेट पर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको सब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे ऑफ करना होता है। As per section 127, where a dividend has been declared by a company but not paid, or the warrant in respect thereof has not been posted within 30 days from the date of its declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend। तो अगर सेक्शन 127 कह रहा है ये कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट किसी भी कारण से अगर वो उसको पे नहीं कर पाया है, कि किसी शेयर होल्डर को उसने पे नहीं किया या उसको वारंट भी नहीं दिया जो 30 दिन का टाइम है उसके अंदर अंदर, तो उस केस में एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्ट ऑफ द डिफॉल्ट shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। तो अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट है कि 30 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर को डिविडेंड, कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट है कि वो डिविडेंड पे नहीं कर पाई है, तो उस केस में जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो जो मतलब नोइंगली पार्टी ऑफ द डिफॉल्ट, उनको पता है कि ये डिफॉल्ट हो रहा है, तो उन लोगों को पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट क्या होती है कि उनको जेल हो सकती है, तो जेल का टाइम पीरियड 2 साल तक की उनको जेल वहां पर हो सकती है। with a minimum fine of 1000 rupees for every day during which such default continues। तो एक तो उनको जेल हो सकती है 2 साल तक की, दूसरा उनके ऊपर फाइन चार्ज किया जाता है 1000 रुपीज पर डे, जब तक वो जो भी शेयर होल्डर उसको डिविडेंड पे नहीं करेंगे, तो जितने दिन डिले करेंगे उतने दिन पर डे 1000 रुपीज उनको फाइन देना पड़ेगा। The company shall also be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which there such default continues। उस केस में कंपनी के ऊपर भी क्या चार्ज आएगा कि जितने दिन का उन्होंने डिले किया, जितने टाइम का डिले किया, तो उतना टाइम उनको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, जो भी उसका अमाउंट था उसके बेसिस पर 18% पर annum के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये था कि पहला पॉइंट क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर उनको सारा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करना होता है। बट अगर कंपनी किसी शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड 30 दिन के अंदर नहीं दे पाती, जिसको डिविडेंड देना चाहिए था बट 30 दिन के अंदर उसने अगर डिविडेंड नहीं दिया, तो उस केस में कंपनी के जो भी डायरेक्टर इस डिफॉल्ट को जानते थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनको जेल हो सकती है 2 साल तक की, और उनको ऊपर फाइन चार्ज किया जाता है 1000 रुपीज पर डे जब तक कि शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं होती है। तो जब जितने दिन डिले करेंगे पर डे उनको 1000 रुपीज फाइन देना पड़ेगा, और कंपनी को भी उस अमाउंट पर जो अमाउंट डिले किया गया उस पे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना। फिर है इन द फॉलोइंग केसेस देयर वुड नॉट बी एनी पनिशमेंट फॉर द डिफॉल्ट। तो यहाँ कुछ केसेस हैं कि अगर डिफॉल्ट होता है तो उस केस में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको कोई भी पनिशमेंट या कंपनी को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो वो कौन से हैं? where the dividend could not be paid by reason of the operation of any law। तो अगर वहां पर कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अगर वो कंपनी या डायरेक्टर्स शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाए, तो उस केस में उनके ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि वो डेलिबरेट डिफॉल्ट नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लीगल प्रोविजंस। where a shareholder has given directions to the company regarding the payment of the dividend and it is not possible to comply with those directions। तो अगर
कहीं पर कोई शेयर होल्डर जो है कुछ वहां पर प्रोविजंस अपने रख देता है या कुछ कंडीशंस रख देता है कि मुझे डिविडेंड ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, और कंपनी अगर उसको मतलब वो अगर पॉसिबल नहीं है उसको पूरा करना, जो भी प्रोविजंस शेयर होल्डर्स ने दिए हैं, तो उसमें कंपनी डिफॉल्ट में नहीं है. कंपनी वाज रेडी टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, बट बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर ओनली दे आर इट इज गेटिंग डिलेड. सिर्फ शेयर होल्डर की वजह से उसको देरी हो रही है, तो उस केस में कंपनी की या डायरेक्टर्स की कोई गलती नहीं है. Where there is a dispute regarding the right to receive the dividend, तो वहां पर अगर कोई डिस्प्यूट है कि सपोज कि जैसे हमने बोला था कि सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, तो हो सकता है कि लाइक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की सडनली कोई डेथ हो गई, तो उसमें उसकी जगह उसके नॉमिनी को वो रिसीव करना चाहिए, तो बट वहां पर अभी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में उनको अपडेट नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है या जो भी, तो उस केस में वहां पे डिस्प्यूट है, तो उस वजह से अगर डिले हो रहा है तो उस केस में वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to him from the shareholder, तो अगर वहां पर शेयर होल्डर का कोई पुराना सम ड्यू चल रहा था, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि उसके सपोज कुछ पेड अप अमाउंट था, वो उसका उसने पे नहीं किया था, कुछ अनपेड अमाउंट चल रहा था, तो कंपनी पहले उस अनपेड अमाउंट में डिविडेंड एडजस्ट कर देती है. तो उस केस में अगर शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है तो उसमें उसके ऊपर कोई भी फाइन चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लॉ में दिया हुआ है कि पहले जो भी ड्यूज हैं शेयर होल्डर के पास, तो पहले वो ड्यूज वहां पर सारी खत्म होंगी, तो वो डिविडेंड के अमाउंट से एडजस्ट कर देते हैं, तो उस केस में शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता. Where for any other reason the failure to pay the dividend or post the warrant within the period aforesaid was not due to any default on the part of the company. यही है. इसके अलावा कोई और रीजन है जिसकी वजह से कंपनी जो है डिविडेंड नहीं पे कर पाई, पर उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है. देयर आर सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ विच की कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई शेयर होल्डर को, जिसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, डेलिब्रेट नहीं है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर कोई भी फाइन चार्ज नहीं किया जाएगा. नाउ दी रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो रेवोकेशन मतलब वापस ले लेना, ठीक है. तो declaration of dividend by the company in a general meeting is a debt payable by the company to the shareholder. तो अगर कंपनी जो है कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो उसके लिए एक डेट बन जाता है जिसको उसको अपने शेयर होल्डर्स को पे करना होता है. ऑर्डिनरली डिक्लेयर्ड डिविडेंड कैन नॉट बी रिवोक्ड, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो उसको वापस नहीं ले सकती, रिवोक नहीं कर सकती. बट देयर आर सम केसेस वेयर इट कैन बी रिवोक्ड, बट कुछ केसेस हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हमने पढ़ा है ना ये वाली चीज कि कुछ भी होता है तो हर चीज की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस निकल आती है. तो इन जनरल अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है तो वो उस फैसले को वापस नहीं ले सकती कि आज बोला कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, कल कह रहे हैं कि नहीं नहीं रहने दो, हमें डिविडेंड नहीं देना. इट कैन नॉट बी लाइक दैट. बट अगर कुछ वहां पर कुछ केसेस हैं जहां पर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसको वो वापस ले सकती है. तो वो कौन कौन से केसेस हैं? वेयर अ डिविडेंड हैज बीन इलीगली डिक्लेयर्ड, जहां पर डिविडेंड इलीगली डिक्लेयर कर दिया. तो इलीगली की लीगल प्रोविजंस नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि उनके कुछ पिछले लॉसेस चल रहे थे तो उन्होंने वो सेट ऑफ नहीं किए बट आगे का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो दैट इज लॉफुली रॉन्ग कि पहले उनको पुराने अपने लॉसेस एडजस्ट करने थे, उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती थी. तो अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में डिविडेंड जो है वो रिवोक किया जा सकता है. बट उसके लिए हमेशा जब भी डिविडेंड रिवोक किया जाएगा हमेशा शेयर होल्डर से, क्योंकि वो रिजोल्यूशन शेयर होल्डर ने पास किया था डिविडेंड देना है, तो अगर रिवोक भी करना है तो उसके लिए भी शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए. तो शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ अगर कोई डिविडेंड इलीगली डिक्लेयर्ड है तो उसको वापस लिया जा सकता है. Where there is intervention of extraordinary events after the declaration of dividend, for example, massive fire, destroying the company's property,
or outbreak of war or imposition of very heavy tax or other causes significantly diminishing the assets of the company. तो सडनली कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके बाद अचानक कुछ हो गया कि कंपनी में आग लग गई, या फिर उनके ऊपर बहुत हैवी टैक्स किसी ने चार्ज कर दिया, या युद्ध हो गया देश का किसी के साथ, या कंपनी की और कोई प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो गई है, मतलब ह्यूज लॉस। अगर कंपनी को कोई ह्यूज लॉस होता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, तो वो उस फैसले को रिवोक कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस केस में जिस बेसिस पर उसने वो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, अपने प्रॉफिट्स के बेसिस पर किया था, तो वो प्रॉफिट्स अब उस करंट पोजीशन में नहीं रहेंगे, तो वहां पर वो जो कंडीशन फुलफिलमेंट थी वो भी नहीं रहेगी। तो उस केस में वो उस फैसले को, डिविडेंड देने के फैसले को वापस ले सकते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड की कंपनी ने तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में 30 दिन का टाइम है कि जब वो शेयर होल्डर आके अपना डिविडेंड लेके जाएंगे। शेयर होल्डर्स को उस केस में कैश दिया जाएगा, या जो भी उनको वारंटी या चेक जो भी पे कर रहे थे वो 30 दिन का टाइम है। बट अगर 30 दिन तक कंपनी तो डिविडेंड पे कर रही है, बट अगर 30 दिन तक कोई शेयर होल्डर ही अपना डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता, तो वो अनक्लेम डिविडेंड हो जाता है। तो उसको क्या करना होता है? अगर वहां पर डिविडेंड वाले अकाउंट में पैसा जो पड़ा रह गया, जो लोगों ने क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, तो उनका क्या किया जाता है वो इसमें हम पढ़ेंगे। Where after the declaration of the dividend it has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration, तो अगर कंपनी के डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 दिन तक उस डिविडेंड को कोई भी क्लेम करने नहीं आता, from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of dividend, ठीक है। तो जिस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना था, अगर वो 30 दिन तक उसको क्लेम करने नहीं आते, तो उस केस में द कंपनी शेल within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account called unpaid dividend account. तो अगर उस डिविडेंड को कोई क्लेम नहीं करता या कंपनी पे नहीं करती है, तो जो 30 दिन का टाइम था उसके बाद 7 दिन और, अगर उसके ऊपर 7 दिन और निकल जाते हैं 30 दिन के बाद, तो उस केस में वो जो भी अमाउंट लेफ्ट ओवर है वो पूरा का पूरा अमाउंट अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज टू ओपन अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड बैंक। तो कंपनी उसके लिए एक ये नया अकाउंट ओपन करती है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, किसी भी शेड्यूल बैंक में ये अकाउंट ओपन करेगी, और वो सारा पैसा जो है, जो भी बचा हुआ है, वो इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इन केस ऑफ डिले द कंपनी वुड हैव टू पे इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। तो अगर 7 दिन बाद अगर कंपनी उसको ट्रांसफर नहीं करती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो उस केस में कंपनी को फिर उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 12% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, अनक्लेम डिविडेंड या अनपेड कौन सा होता है कि जो भी 30 दिन का टाइम था कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर अंदर सभी शेयर होल्डर को पैसा देना है, बट अगर कंपनी वो 30 दिन के अंदर पैसा नहीं दे पाती या शेयर होल्डर्स को क्लेम नहीं करते हैं, तो वो अनक्लेम डिविडेंड होता है। उस केस में 30 दिन का टाइम पूरा होने के बाद और 7 दिन उसमें वेट किया जाता है। तो अगर अगले 7 दिन तक भी कोई उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता कि डिविडेंड क्लेम नहीं कर रहे हैं, कंपनी खुद नहीं दे पा रही है, तो वो जो अमाउंट उस अकाउंट में बच गया वो पूरा का पूरा एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और उसमें वो सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर कंपनी टाइमली उसको ट्रांसफर नहीं कर पाती है, तो उस केस में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके ऊपर एट 12% पर एनम। Any person claiming to be entitled to any money transferred as above to the unpaid dividend account may apply to the company for the payment of the money claimed. तो अगर कोई पर्सन है जिसको डिविडेंड पे करना चाहिए था, वो आके क्लेम करता है कि हमने कंपनी ने पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में,
तो उसके बाद अगर कोई पर्सन आके क्लेम करता है कि उसको डिविडेंड मिलना चाहिए था, तो वो कंपनी में पहले अप्लाई करेगा। उसमें पूरा प्रोसीजर उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होगा कि अगर वो लेट हो जाता है डिविडेंड क्लेम करने में तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सारे प्रोविजंस वो फुलफिल करके वहां पर अपने डिविडेंड को क्लेम करता है। Any money transferred to the unpaid dividend account of a company which remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer. तो जो भी पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, अगर उसको 7 साल तक उसमें ट्रांसफर करने के बाद 7 साल तक उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कंपनी उसको पे नहीं कर रही है, तो उस केस में that shall be transferred by the company along with interest accrued if any thereon to the investor education and protection fund. तो 7 साल का टाइम उसके बाद दिया जाता है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक वो पैसा रहेगा और तब भी किसी ने क्लेम नहीं किया तो जो भी पैसा उस अकाउंट में है वो पूरा का पूरा पैसा, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अगर है उसके साथ वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, पहले 7 साल तक का वेट किया जाता है, 7 साल तक भी कुछ नहीं होता तो वो इस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। All the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of Investor Education and Protection Fund along with a statement containing such details as may be prescribed. तो जो भी शेयर्स थे जिसके ऊपर ये डिविडेंड पे करना था वो नहीं पे किया गया तो उस केस में वो पूरा के पूरे ट्रांसफर हो जाते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी वहां पर जो भी डिटेल्स वहां पर रिक्वायर्ड होंगी कि लाइक वहां पर उनको ये लिख के देना पड़ेगा कि किन किन शेयर होल्डर्स को ये जो इतना पैसा लेफ्ट ओवर है तो किन शेयर होल्डर्स का पैसा बचा हुआ है, किनको ये नहीं दिया गया, या इसके अलावा जो भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल उनको साथ में देनी पड़ेगी। Any claimant of shares transferred above shall be entitled to claim the transfer of share from the fund in accordance with such procedure and on submission of such documents as may be prescribed. तो अगर वहां पर ट्रांसफर करने के बाद ये जो शेयर्स पैसा जो भी ट्रांसफर कर दिया गया इसके बाद अगर उसका कोई भी क्लेमेंट है वो आके क्लेम करता है अपने शेयर्स को कि ये शेयर उसको बिलोंग करते हैं या ये अमाउंट उसको बिलोंग करता है तो उसको पूरा एक प्रोसीजर वहां पर फॉलो करना पड़ेगा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वहां पर उसको सारे सबमिट करने पड़ेंगे जो भी वहां पर रिक्वायर्ड होंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। If a company fails to comply with any of the requirements of section 124, तो इसमें अगर कंपनी जो है कोई भी गलती कर देती है कि कुछ वो ऐसा है जो नहीं कर पाती है तो उस केस में कंपनी के ऊपर क्या होगा, द कंपनी शेल बी पनिशेबल विद अ मिनिमम फाइन ऑफ ₹5 लाख बट विच में एक्सटेंड टू ₹25 लाख। तो अगर कंपनी ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल नहीं कर पाती है तो उस केस में कंपनी के ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा जो कम से कम 5 लाख है और बढ़ाकर 25 लाख तक का भी फाइन कंपनी को कंपनी से चार्ज किया जा सकता है। Every officer of the company who is in default shall be punishable with a minimum fine of ₹1 lakh but which may extend to ₹5 lakh। तो कंपनी के ऊपर 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन की चार्ज किया जाएगा और जो भी मेंबर थे डिफॉल्ट में, ऑफिसर थे जो भी डिफॉल्ट में, तो उनके ऊपर 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जिसको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज क्यूए टैब में अपने डाउट्स लिखते जाओ क्योंकि ये खत्म करने के बाद आई विल गो थ्रू द क्यूए टैब और जिसके जो भी डाउट्स होंगे आई विल टेक अप देयर। नाउ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये जो हमने ऊपर बोला था कि 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है पैसा और फिर उसके बाद इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या है?
The central government has established a fund called Investor Education and Protection Fund under Section 125. तो ये जो अकाउंट है, ये जो फंड है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला हुआ है अंडर सेक्शन 125. द फॉलोइंग अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू द फंड. तो इसमें कौन कौन से अमाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं? तो एक तो हमारा वही है जो हमारा अनपेड डिविडेंड हमारा रह गया, वो सारा हमारा इसी फंड में आता है. तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा. The amount given by central government by way of grants after due appropriation made by parliament by law in this behalf for being utilized for the purposes of the fund. तो अगर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ग्रांट देता है, कुछ अमाउंट देता है इसी पर्पस के लिए, तो पार्लियामेंट से अप्रूव होके वहां से पूरा एडजस्ट होके तो वो इस यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. Donations given to the fund by the central government, state government, companies or any other institution for the purposes of the fund. अगर वहाँ पर donations receive होती हैं, donations अगर वहाँ पर कोई भी सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या और कोई कंपनीज हैं इन फॉर्म ऑफ डोनेशंस देती हैं ताकि इन्वेस्टर को आगे और एजुकेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अट्रैक्ट हो, कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो वो लोग डोनेशंस भी देते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाए. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर वेबिनार्स, मतलब पहले सेमिनार्स होते थे कि लाइक स्टॉक मार्केट के ऊपर या कंपनी अवेयरनेस के ऊपर, तो इस चीज़ के ऊपर जो भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो वो इसमें से पैसा यूज किया जाता है जनरली. The amount in the unpaid dividend account of companies transferred to the fund under subsection 5 of section 124. तो वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट जो हमने ऊपर बोला था वो वाला अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होता है. इसके अलावा the amount in the general revenue account of central government which had been transferred to that account immediately before the commencement of Companies Act 1999 and remaining unpaid or unclaimed on the commencement of this act. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू में कुछ अमाउंट था जो हमारा कंपनीज एक्ट था 1999 में अमेंडमेंट हुई थी, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, तो उससे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू अकाउंट में कुछ पैसे थे जो अनक्लेम्ड रह गए, कि इस एक्ट के आने के बाद भी अनक्लेम्ड रह गए, तो वो जो अनक्लेम्ड अमाउंट था वो इस वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. The amount lying in the Investor Education and Protection Fund under Section 205C of Companies Act 1956. तो पुराना जो Companies Act था तो उसमें अगर इस वाले अकाउंट में कुछ पैसा बच रहा था तो वो पैसा भी इस नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो हमारा कंपनीज एक्ट अमेंड हो गया, नया अकाउंट हमारा खोला गया, तो उसमें पुराने वाले में जो पैसा था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है. The interest or other income received out of investment made from the fund. तो ये जो फंड था, ये वाला फंड अगर कंपनी यूटिलाइज नहीं कर रही है तो उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, तो इस फंड में से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की गई है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी इसी अकाउंट में ही ट्रांसफर होगी. The amount received through disposal of securities allotted in the fictitious names under section 38. तो अगर कुछ fictitious name मतलब unknown names है, कुछ unknown लोगों को अगर किसी ने कंपनी ने सिक्योरिटी दी हुई है और वो फिर फाइनली वो किसी और को बेच देती है तो वो जो पैसा रिसीव होगा वो इसी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा. The application money received by companies for allotment of any security and due for refund which has remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date it became due for payment. तो जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी जब शेयर्स निकालती है तो बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो सबको कई बार क्योंकि जब प्रोराटा लगाते हैं या फिर वैसी अलॉटमेंट करते हैं तो सबको शेयर अलॉट नहीं हो पाते, तो उस केस में जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं हो पाए तो उनसे जो भी पैसा रिसीव हुआ तो अगर कंपनी उसको वापस नहीं कर पाई या उन लोगों ने वापस क्लेम नहीं किया कि जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया था वो क्लेम ही नहीं कर पाए और वो 7 साल तक उनका एज इट इज अमाउंट पड़ा हुआ है,
तो उस केस में वो 7 साल बाद वो वाला अमाउंट भी इसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। The amount remaining unpaid on account of mature deposit or debentures with the company and interest accrued on that. तो अगर कोई मैच्योर डिपॉजिट पड़े हैं या कंपनी के डिबेंचर्स हैं जो अनपेड है, तो उसके ऊपर जो भी अनपेड अमाउंट है या जो भी इंटरेस्ट है वो सारा इसी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। Redemption amount of preference shares remaining unpaid or unclaimed for 7 or more years. तो इसी तरह जैसे हमने पुराने शेयर्स का पढ़ा था, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी 7 साल तक अनपेड या अनक्लेम्ड रह जाते हैं कि कंपनी रिडीम कर चुकी है बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वहाँ पे आया ही नहीं उनको लेने के लिए पैसे को, तो 7 साल तक अगर उसको कोई लेने नहीं आ रहा है तो 7 साल बाद ये वाला फंड भी ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो बेसिकली प्रोविजंस ही हो सकते हैं कि लाइक ये फंड में क्या क्या कहाँ से कौन कौन सा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, या फिर इसकी क्या कंडीशंस, जो हम ऊपर कंडीशंस पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इसमें आ सकते हैं। तो ये फंड यूटिलाइज किस पर्पस के लिए किया जाता है ये पढ़ेंगे इसमें। द फंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, awareness and protection of interest of investors in accordance with the prescribed rules. तो ये जो फंड इकट्ठा किया गया इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, कि मतलब उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए रिगार्डिंग द कंपनीज, रिगार्डिंग कि वो कैसे ये लाइक चेक कर सकते हैं, अवेयरनेस है ना, कि वो कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है या कौन सी कंपनी चीट कर रही है। तो इसी तरह उनके इंटरेस्ट को बचाना, तो उनके अंदर अवेयरनेस लाना, उस सब के लिए ये फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो वो क्या है, द फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिफंड in respect of unclaimed dividend, mature deposit, mature debentures, the application money due for refund and interest thereon. तो जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ अनपेड अमाउंट रह गए हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, या फिर ये जो डिबेंचर मैच्योर हो गए थे, या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर 7 साल तक किसी ने क्लेम नहीं किया था, तो अगर वो लोग क्लेम कर लेते हैं तो उनको रिफंड करने के लिए यहाँ से फंड यूज किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए जो हम कहते हैं कि सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कुछ भी, तो जो भी खर्चा होता है वो सारा यहाँ से पे ऑफ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स or depositors who have suffered losses due to wrong action by any person in accordance with the orders made by the court which has ordered disgorgement. तो वो जो था ऊपर की लाइक जो अनपेड अमाउंट रह गया था, तो अगर वहां पर किसी कारण से वो क्लेम नहीं कर पाए तो विद द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट के पास वो लोग जाते हैं कि उनको कितना लॉस हुआ कि दूसरे पर्सन ने उनके साथ गलत किया जिसकी वजह से इनको नुकसान झेलना पड़ा, कि वो लोग क्लेम नहीं कर पाए कि उन्होंने कुछ ऐसा वहां पे फेक डॉक्यूमेंट सपोज कंपनी में प्रेजेंट कर दिए कि इनकी आइडेंटिटी वहां पर वो फेक हो गई। तो उस केस में अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है तो कंपनी इनको इस फंड में से रिफंड कर देगी। Reimbursement of legal expenses incurred in pursuing class action suits under section 37 and 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the tribunal or any other purpose incidental thereto. तो अगर कोई भी लीगल एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है, कि क्लास एक्शन स्यू क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि सपोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो लाइक सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने मिलके एक केस कंपनी के अगेंस्ट डाल दिया, या फिर वहां पर कुछ डिबेंचर्स होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर ने मिलके एक केस कंपनी के अगेंस्ट डाल दिया, तो ये क्लास एक्शन होता है जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, तो वो क्लास एक्शन बोलते हैं उसको। तो अगर ऐसे कोई भी लीगल एक्सपेंसेस कंपनी बियर कर रही है तो वो यहाँ से उसको पास करा देती है। और इसके अलावा अगर और कुछ भी ऐसा है
जिसके लिए वो फंड यूटिलाइज किया जा सकता है, तो वहां पर वो फंड यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिविडेंड। आज के मुझे यहीं तक टॉपिक लेना था। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आज की क्लास के, वो आप प्लीज अपने क्यूए टैब में लिखिए। एग्जाम बेटा अभी तक आपकी टेंटेटिव डेट 12th ही है, अभी तक वहां पर ऐसा कुछ आया नहीं कि देयर इज चेंज ऑफ डेट। एट प्रेजेंट एज पर माई इंफॉर्मेशन योर एग्जाम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ओनली। अगर उसके अलावा कुछ भी चेंज होगा तो प्लीज बी इन टच, प्लीज रेगुलर गो थ्रू दी एसओएल वेबसाइट, सारे अपडेट्स वहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर का बेटा आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है कि जब सारी एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, कि लाइक हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर दिया, और कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, तभी उनको डिविडेंड मिलता है। बट उनको ये श्योर नहीं है कि उनको हर साल डिविडेंड मिलेगा ही। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स डिविडेंड है कि उनको इतना मिलना ही है, अगर इस साल नहीं मिला तो उनका एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही है तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स में इंटरेस्टेड होंगे कि हम वहां पर इक्विटी शेयर खरीदें, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल मिलेगा। अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिला है बेटा तो यू कैन आस्क ऑन दी एसओएल हेल्पलाइन, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट हमारे हिसाब से भी चेंज नहीं हुई है। प्राइवेट कंपनीज डिविडेंड जो दिया जाता है वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है, जो भी उसके अंदर मेंबर्स हैं। तो प्राइवेट कंपनी के सपोज हमने कहा है कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, तो प्राइवेट कंपनी उन्हीं लोगों को डिविडेंड पे करेगी। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी कोई भी डिविडेंड पे नहीं करेगी, उस साल तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगले साल भी अगर जो पिछले साल का लॉस था उसको सेट ऑफ करने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है तभी डिविडेंड पे करेगी, वरना डिविडेंड पे नहीं करेगी। अभी तक 12th को एग्जाम है, एज पर माई इंफॉर्मेशन अभी तक 12th को एग्जाम है। आपको पूरी डेट शीट एसओएल वेबसाइट पे मिलेगी। प्लीज गो थ्रू वेबसाइट डेली, उसको रेगुलर बेसिस पे देखिए, सुबह शाम 2 बार चेक करिए उसको। पेड अप शेयर कैपिटल होती है कि सपोज हमारा 10 रुपए का एक शेयर है, तो दैट इज अ टोटल शेयर प्राइस ऑफ दैट इज अ शेयर प्राइस। पेड अप होता है कि सपोज 10 रुपए में से अभी उसने सिर्फ 8 रुपए पे किए, मैं तो 2 रुपए अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, तो वो पेड अप है। कि टोटल शेयर कैपिटल सपोज 1 लाख शेयर है, तो टोटल शेयर कैपिटल तो कंपनी की 10 लाख है, बट उसमें से पेड अप कितनी है? 8 लाख, कि अभी उसको जो शेयर मिला हुआ है, अमाउंट मिला हुआ है, वो सिर्फ 8 लाख मिला हुआ है। पेड अप का मतलब होता है कि अभी शेयर होल्डर ने पर शेयर कितना पैसा दिया हुआ है, वो पेड अप शेयर कैपिटल होती है। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? कि उसको कितनी इनकम रिसीव हो रही है। कि वो जो हम बात करें तो हम डिविडेंड यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ओनली। तो वहां पर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है वो हमारे होता है। बेटा आई एम ट्राइंग टू टेक अप एवरी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आपका रह गया? आई हैव आस्क्ड एग्जाम, अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम 12 दिसंबर से ही है अभी। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एवरी कंपनी ट्राइज टू गिव डिविडेंड, क्योंकि जो कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड देती है तो उसके शेयर होल्डर उतना ज्यादा उससे सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम वहां पर आ रही है, तो कंपनी कोशिश करती है कि वो डिविडेंड दे। कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी को अपने ग्रो करने के चांसेस दिख रहे होते हैं कि वहां पर वो एक्सपैंड कर सकती है, उसको फंड की जरूरत है, तो वो वहां पर उसको उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर लेती है कंपनी में, उसका डिविडेंड नहीं देती है, बट वो भी फिर वहां पर शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो डिविडेंड अगर कंपनी के पॉसिबल होता है तो कंपनी डिविडेंड देने की कोशिश हर साल करती है, ताकि वो शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके। और भी फिर इन्वेस्टर्स उसके अंदर, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें रिटर्न अच्छा दिखता है, तो मोर पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी, कि वो लोग वहां पर और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको रिटर्न अच्छा मिल रहा होता है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली जो भी वर्किंग देखते हैं कंपनी की, क्योंकि कंपनी अपने आप तो काम नहीं करती, देयर आर पीपल हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो दीज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया हुआ होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, मैंडेटरी है, वो लोग मिलके कंपनी की फंक्शनिंग करते हैं। शेयर होल्डर का अकाउंट ओपन नहीं होता है बेटा, यहाँ पर जो है कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है और टोटल सपोज उसको 5 लाख का डिविडेंड पे करना है, तो वो 5 लाख रुपए उस डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और उन लोगों को फिर वहां से डिविडेंड दिया जाता है। अलग सेपरेट अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है? क्योंकि वहां पर कंपनी को आइडिया रहता है कि उसको 5 लाख का डिविडेंड देना था, अभी उसने 4 लाख ही दिया है, अभी 1 लाख का डिविडेंड क्लेम करना बाकी है, तो इट्स इजी टू आइडेंटिफाई, तो इसलिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। तो शेयर होल्डर का अकाउंट ओपन नहीं होता, वो कंपनी का ही अकाउंट ओपन होता है, बट वो सिर्फ डिविडेंड देने के लिए होता है, ताकि ये आइडेंटिफाई कर पाए कितने लोगों को डिविडेंड दे चुके हैं और कितने लोगों को डिविडेंड देना बाकी है। जो डिविडेंड पे किया जाता है, किस शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया हुआ है, उस पेमेंट के बेसिस पर ही उनको प्रोपोर्शनलिटी डिविडेंड पे किया जाएगा। कि सपोज वहां पर कुछ शेयर होल्डर हैं, एक ने सपोज 10,000 शेयर लिए हुए हैं, एक ने 50,000 शेयर लिए हुए हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस, तो दोनों को इक्वल डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड किस बेसिस पर मिलेगा? किसके पास कितने शेयर हैं और उन्होंने उसके ऊपर कितना पैसा कंपनी को पे किया हुआ है। जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा उसको उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। नहीं, जो जेल है, जो हम इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं डिफॉल्ट के केस में डायरेक्टर्स की, वो 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है, और उसके साथ उनको वो फाइन भी पे करना है, जो 1000 पर डे के हिसाब से उनको फाइन पे करना है। 10 ईयर्स आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको उसमें क्वेश्चन का आइडिया लगेगा, यू कैन गो थ्रू 10 ईयर्स, आप लीजिए उसको। यस, डिविडेंड सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेयर करते हैं, प्रमोटर या कोई भी मेंबर डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं पूरी फंक्शनिंग वो देखते हैं, और जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो वो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हमने देखी हैं, कि जो भी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है उसका सिर्फ 1/10 तक ही वो डिविडेंड दे सकते हैं। फ्री रिजर्व में कम से कम 15% जो है वो जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 15% अमाउंट बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां उनको इंश्योर करनी होती है, जो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, मेंबर्स को इतनी डिटेल नॉलेज नहीं होती है। तो ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले वो सारी कैलकुलेशन करते हैं और फिर निकालते हैं कि उनके पास कितना अमाउंट है जो एज डिविडेंड उनको पे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं कि एट प्रेजेंट कंपनी की क्या पोजीशन है और वो कितना डिविडेंड उसमें से वो पे कर पाएंगे। बेटा ये नोट्स जो है ये बुक में से ही बस मैंने शॉर्ट में बनाया, क्योंकि बुक्स में काफी कुछ दिया हुआ था, तो उसको मैंने बस थोड़ा सा क्रिस्प किया है, उसके सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो इट इज फ्रॉम द बुक ओनली। आपके लिए केस स्टडी नहीं आएगी, प्रोग्राम में केस स्टडी नहीं आती है, केस स्टडी सिर्फ ऑनर्स के स्टूडेंट्स को आती है, तो आपको केस स्टडी नहीं करनी है। आप सिर्फ अगर आप चाहो तो केस कोट कर सकते हो कि लाइक सैल्मन एंड सैल्मन कंपनी, तो बस आपसे अगर रिक्वायर्ड होगा तो केस ही कोट करना होगा, आपको उसकी आगे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यस, ईजीएम में ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि साल के बीच में अगर 2 सालों के बीच में अगर कोई, क्योंकि डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा वो मीटिंग में डिक्लेयर होगा, और जो इन बिटवीन मीटिंग कंडक्ट की जाती है वो ईजीएम ही होती है, तो इंटरिम डिविडेंड हमेशा ईजीएम में ही डिक्लेयर किया जाता है। ये पर डायरेक्टर के हिसाब से फाइन चार्ज किया जाएगा, कोई भी डायरेक्टर डिफॉल्ट में है तो हर एक डायरेक्टर को अपना फाइन पे करना है, वहां पे क्यूमुलेटिव अमाउंट की बात नहीं हो रही, हर डायरेक्टर अपना फाइन पे करेगा। इम्पोर्टेंट बेटा, क्योंकि ओबी है, एग्जाम पैटर्न आपका पूरा चेंज हो गया, तो नाउ अ डेज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बट फिर भी 10 ईयर्स आप देखो, 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि आपका मोड ऑफ एग्जाम ही चेंज हो गया ना, जो पुराना था उसके हिसाब से तो वी कैन इजीली टेल कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट पूरा सब कुछ चेंज हो गया तो इट इज डिफिकल्ट टू टेल कि अब क्या कौन सा इंपॉर्टेंट है। अनपेड डिविडेंड वही होता है कि कंपनी अगर उसको पे नहीं कर पाई है,
कि किसी भी कारण से कि सपोज वो जो शेयर होल्डर था जिसको डिविडेंड पे करना था वो अप्रोचेबल ही नहीं है, कि उसने जो सपोज एक एड्रेस दिया था वो एड्रेस पे वो बंदा अवेलेबल नहीं है, या कोई और रीजन है कि वो सपोज आउट ऑफ इंडिया चला गया, तो वो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो अनपेड रह जाता है जिसको वो पे नहीं कर पाएंगे। बेटा इसमें डायग्राम एक्चुअली बड़ा मुश्किल है, मैं इसलिए की पॉइंट्स लिख के लाती हूँ कि की पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने आसान होते हैं। रेवोकेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कि अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो अपने उस फैसले को वापस नहीं ले सकती। ठीक है, कि उन्होंने आज बोला कि आज हम ये डिसाइड कर लिए कि हम डिविडेंड देंगे, कल वो बोले कि नहीं हमें डिविडेंड नहीं देना है, तो इट कैन नॉट बी दैट। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो उस फैसले को वापस नहीं ले सकते। रिवोक करना मतलब उसको पीछे हटना, तो वो उससे पीछे नहीं हट सकती, बट कुछ एक्सेप्शंस थी जहां पर वो रिवोक कर सकती थी जो हमने पढ़ी थी। अनपेड डिविडेंड यूजुअली आपका ये पब्लिक कंपनी के रिगार्डिंग ही दिया हुआ है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वहां तो मेंबर्स ही काफी लिमिटेड होते हैं। 7 साल तक पहले 30 दिन तक जो है वो डिविडेंड हमारा जो है पे किया जाता है। 30 दिन तक अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ तो 7 दिन का और वेट करके अनपेड डिविडेंड अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। उसमें भी 7 साल तक इंतजार किया जाता है। 7 साल तक भी अगर उसको कोई क्लेम नहीं करता है या कंपनी पे नहीं करती है तो उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में वो ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई क्लेम करने आ जाता है तो उसको पूरे कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी करने के बाद उसको फिर भी पे किया जा सकता है उस फंड में से। अभी तक का पेपर फॉर्मेट ओबीई का यही था बेटा कि टोटल 6 क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जा रहे थे जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते थे। ये अभी जो लास्ट ओबीई हुआ है उसमें ये वाला फॉर्मेट था। इन टोटल 6 क्वेश्चन विल बी गिवन, आउट ऑफ 6 यू नीड टू डू 4 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि मॉक टेस्ट होगा आपका, डायरेक्ट 12 को तो एग्जाम ही है, तो मॉक टेस्ट की तो ऐसा कोई डेट भी नहीं है। इसमें बेटा लेंथ तो मैं क्या बताऊं, बट अगर कहीं पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन तो आपको देनी पड़ेगी ना। अगर कोई पॉइंट है, की पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट है, कहानियां तो नहीं चलेंगी इसमें, बट अगर कहीं पे पॉइंट एक्सप्लेन करने का स्कोप है तो प्लीज एक्सप्लेन दैट टॉपिक्स। एडमिट कार्ड के लिए बेटा यू शुड आस्क ऑन द एसओएल हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास होंगे, यू शुड कॉन्टैक्ट देयर कि आपका एडमिट कार्ड आना है, क्या है उसका सीन, वो आपको एसओएल की हेल्पलाइन से पता चलेगा। केस स्टडी बिल्कुल भी नहीं आएंगी आप लोगों को। एग्जाम डिफिकल्ट और इजी बेटा इट डिपेंड्स कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, और ऐसे तो ओबीई है, आप एक बार अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि किसके बारे में पूछ रहा है, हमें कहाँ से मिलेगा, यू विल बी हैविंग बुक्स विद यू, है ना, तो आप इजीली कर पाओगे उसको, देयर विल बी नो वरीज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पैसा मिल, उसको रिटर्न मिलना ही है, भले ही कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होगा तो ठीक है, वो उस साल उसको नहीं पे करेगी, बट नेक्स्ट ईयर उसका एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो 2 साल का एक साथ देगी। बट इक्विटी शेयर होल्डर को तो नुकसान हो जाता है उस केस में। नहीं, एजुकेशन अलाउंस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो तो बल्कि उसमें फायदा होता है उनको। EGM इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी को हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करनी होती है, बट अगर इन बिटवीन द ईयर की कुछ जरूरी अगर लगता है कंपनी को कि कुछ लाइक कोई प्रोजेक्ट नया लेना है या कुछ भी है जिसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, तो साल के बीच में अगर कोई मीटिंग कंडक्ट की जाती है तो उसको EGM कहते हैं। 10 years आप ले सकते हैं कंपनी लॉ का। डेट शीट में आई हैव नॉट चेक, बट आई हैव इंफॉर्मेशन कि 12 से आपके एग्जाम है। बेटा यू शुड कॉन्टैक्ट ऑन एसओएल, इट्स हाई टाइम, 8 आज हो गई है और 12 को एग्जाम है, तो यू शुड आस्क फ्रॉम दी एसओएल ओनली। बेटा आपने बुक नहीं ली है, बट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जो 10 years में नहीं मिला तो कहाँ से करोगे।
सेकेंड हैंड ले लो, मैंने तो सेकेंड हैंड का आपको ऑप्शन बताया हुआ है कि अगर आपको करंट ईयर की बुक नहीं मिल रही है आप सेकेंड हैंड ले सकते हो। सेकेंड हैंड भी आपके लिए ठीक है, 1-2 साल पुरानी बुक मिल रही है किसी फ्रेंड से ले लो, बट ट्राई टू गेट बुक कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो 10 ईयर में नहीं है तो आपका रह जाएगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये तो डिपेंड करता है कि जिसने पेपर सेट किया है कि वो क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, केस स्टडी आपको आनी नहीं है, तो देर आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, बट स्टिल इट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर ओनली। राइटर अनिल कुमार सर की आप कंपनी लॉ ले लो, रीना चड्डा, एस चड्डा आप ले लो, या फिर एनडी शर्मा भारत भूषण, कोई भी बुक आप ले सकते हो। ठीक है, तो ट्राई टू गेट बुक फॉर फ्यू डेज ओनली, किसी फ्रेंड से बोरो कर लो, आपके पुराने कोई फ्रेंड होंगे जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ होगा, किसी से भी बुक अरेंज कर लो, इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, नहीं तो 10 ईयर्स में तो जो मिल रहा है वो आप कर ही लोगे। फाइन, तो आई थिंक आई हैव टेकन अप ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे, so we are having last class on 10th. ठीक है, let's meet on 10th only, so goodbye for today.